प्रिय छात्रों, हम आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत सत्ता के साझेदारी लेसन का अध्ययन करा रहे थे। उसमें हमने बेल्जियम के विषय में पढ़ा था। आज सत्ता के लिए जो संघर्ष हुए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम श्रीलंका देश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक और संघर्ष के विषय में पढ़ते हैं। यह एक भाषाई संघर्ष था। श्रीलंका के लोगों ने भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए संघर्ष किए। तो आइए पहले श्रीलंका के बारे में समझ लें। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक सामाजिक बहुलता वाला देश है जो 1948 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर दो भाषाएं बोलने वाली जनसंख्या रहती है। तो इनमें से एक भाषा है सहेली भाषा बोलने वाले लोग हैं 74% और दूसरी भाषा है तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं 18% और 7% जनसंख्या यहाँ की ऐसी है जो ईसाई समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर जो विभाजन हुआ उस विभाजन को देखें आप। तमिलों ने दो समूह बनाए। दो समूह कौन कौन से थे? जो विभाजन हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ, भाषा विभाजन हुआ, दो समुदाय थे। एक तो श्रीलंकाई तमिल, दूसरे थे भारतीय तमिल। और श्रीलंकाई तमिल के नाम कहा गया और भारतीय तमिल के नाम कहा गया। तो जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, तमिल भाषा बोलने वाले ऐसे व्यक्ति जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, अर्थात उनके पूर्वज वहीं के निवासी थे, इसलिए उनको मूल निवासी कहा गया। तो वो कहलाए श्रीलंकाई तमिल। और ऐसे व्यक्ति जो अन्य क्षेत्रों से जाकर श्रीलंका में औपनिवेशिक काल में मजदूरी करने गए, काम करने के लिए गए और फिर वहीं के निवासी हो गए। तो ऐसे भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से तमिल भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका गए थे, वहाँ पर उन्होंने काम किया और फिर वहीं के वासी हो गए। तो उन्हें रखा गया भारतीय तमिलों की श्रेणी में। तमिल कहा गया। इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या और भाषा के आधार पर जो युद्ध प्रारंभ हुए उसको भी समझ लें। इसको नाम दिया गया बहुसंख्यकवाद। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ है जिन लोगों की संख्या अधिक होती है उसे कहा जाता है बहुसंख्यक, चाहे भी भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। तो इस तरीके से जिनकी संख्या अधिक होती है वे निश्चित रूप से अपनी संख्या के बल पर सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं या सत्ता में बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं राजनीति के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से या शक्ति बल पर। तो श्रीलंका में सहेली जो समुदाय है उसमें निवासियों की संख्या अधिक थी, इसलिए इन्होंने शक्ति के आधार पर, वर्चस्व के आधार पर सरकार पर नियंत्रण करना चाहा। 1956 में श्रीलंका में सहेली समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण सहेली को राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा घोषित करा लिया गया सहेली समुदाय के द्वारा। और सहेली भाषाई तमिल लोग थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी। तो जो श्रीलंका में सहेली भाषा बोलते थे उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा गया। इसके अलावा जो दूसरे तमिल थे वे मुख्य रूप से थे भारतीय। इनमें भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। फिर इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ, तमिल संघर्ष मतलब भाषाई संघर्ष। तो इन तमिलों की संख्या, सहेली समुदाय की संख्या अधिक थी। तो इन्होंने तमिलों की संख्या सहेली से कम थी, इसलिए इन तमिलों ने सरकार के खिलाफ, सरकार के निर्णयों के विरुद्ध
श्रीलंका में अलगाववाद की नीति प्रारंभ की, जो सरकार का विरोध करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे। इसके लिए इन्होंने अलगाववाद की नीति को अपनाया तथा बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हुए इन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई, समूह बनाए, संगठन बनाए और इसी संगठन के अंतर्गत तमिलों ने लिट्टे नाम का एक संगठन भी बनाया था, जो सरकार की नीतियों का लगातार विरोधी था और अपने अधिकारों के लिए तमिल भाषाई लोगों के लिए लगातार लड़ता रहा। तो जिस प्रकार से आपको हमने बेल्जियम के विषय में सत्ता के लिए संघर्ष को बताया था, उसी प्रकार से एक देश हमने और लिया है श्रीलंका। इसमें भी लगातार सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष होते रहे हैं। तो इसको भी आप इसके नोट्स तैयार कर लें और साथ में कंप्लीट करते चलें, याद करते चलें, नोट्स चेक कराते चलें।